नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 28 जो कि है रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर्स का पार्ट 1 करने वाले हैं। ओके, और इस लेक्चर में हमारा जो एजेंडा रहने वाला है वो ये है कि हम जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है और इसके लिए इट रिक्वायर्स हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द बेनिफिट्स आर ऑफन इनडायरेक्ट। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होती है और जो फायदा होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तौर पर नहीं मिलता है। जैसे बिल्डिंग द रूरल रोड्स, अगर गाँव में रोड बना दिया जाएगा, विल बेनिफिट एग्रीकल्चर, तो उसका फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर के यानी किसानों को मिलेगा, है ना, क्योंकि किसान जो है अपने प्रोडक्ट को टाउन में बेच सकेंगे जहाँ पर वो उसको ज़्यादा पैसे में बेच पाएंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र का रोड। फायदा किसको हो रहा है? इनडायरेक्ट तरीके से, सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से ही हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट ले जा करके ऐसे कस्बे में बेच सकते हैं जहाँ पर वो पहले नहीं बेच पाते थे, कस्बे में उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। इट इज़ वर्थवाइल टू मैंसन सम डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ खासियत की बात कर लेते हैं हम। पहला, द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड दे कंट्रीब्यूट टू आउटपुट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज देयर गेस्टेशन पीरियड इज क्वाइट लॉन्ग। मतलब कहने का ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पहली बात बहुत सारा पैसा चाहिए, खूब सारा, 500 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसा पैसा चाहिए होता है। और ये आउटपुट जो इसका निकलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसका जो आउटपुट निकलेगा वो काफ़ी लंबे समय बाद में निकलता है। जैसे मान लो कोई हाईवे बनना है, 6 लेन का, है ना, एक्सप्रेस वे बनना है, तो बनने में 4-5 बरस लगेंगे, 4-5 बरस लगेंगे। फिर उसके बाद में उस पर टोल बनेगा, जब जो टोल से वसूली होगी तो उसमें भी 10-15 बरस लग जाएंगे, तब जाके या 20 बरस में पैसे वसूल पाया जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि गेस्टेशन पीरियड यानी कि बीच में जो गैप होता है, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। सेकेंड, ड्यू टू लार्ज ओवरहेड कैपिटल एंड बल्क इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ देम। क्योंकि बहुत सारा जो है ओवरहेड कैपिटल लगता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाया जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो कुछ भी करना है वो बड़ी मात्रा में ही करना होता है, छोटे मात्रा में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के काम होते हैं इसमें कमर्शियल बैंक नहीं रोल अदा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक को तुरंत ही फायदा चाहिए, एक तरीके से कहा जाए। वो इतना समय नहीं वेट कर सकते कि हमने मेट्रो के लिए लोन दे दिया और फिर पता चले 30 साल तक हम इंतजार करें। दैट्स नॉट हाउ कमर्शियल बैंक फंक्शन। ठीक है, तो वही बता रहा है कि ये इसकी खासियत होती है। बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट नीड्स टू बी एम्फसाइज दैट गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बट आल्सो इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो वो सिर्फ अच्छी, मतलब तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ सबका विकास वाली बात होती है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे बेंगलोर है, आप अक्सर पढ़ते होंगे कि वहाँ ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ठीक है, ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, 1.5 किलोमीटर जाने में 50-50 मिनट लग रहे हैं। अब अगर वहाँ पर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल में हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या होता है? कैप्सूल जैसा होता है। मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर जाने में उसको सेकंड भर लगेगा, यहाँ आप बैठे धाए से वहाँ उतरे, है ना। तो हाइपर लूप यूज किया सकता है, या फ्लाईओवर्स बनाए जाएं इतने कि लोग जो है नीचे उतरे ही ना, फ्लाईओवर पर ही चलते रहें। 6 लेन की सड़क, 8 लेन, 16 लेन, 75 लेन, जितनी बन सके 100 लेन की सड़क बनाओ। मना कौन कर रहा है भाई? यू आर द गवर्नमेंट, है ना, आपको करना चाहिए। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा? सोचो कि जो आदमी 50 मिनट लगा रहा है उस 1.5 किलोमीटर को जाने में, अगर वो 1 मिनट में 1.5 मिनट में पहुंचेगा तो उसके 49 मिनट बचेंगे, 45 मिनट कम से कम बचेंगे। हर आदमी का 45 मिनट, आप सोचो कि 1 करोड़ लोगों का 45 मिनट बचे तो 45 करोड़ मिनट बचते हैं। वो जाके भले ही रील्स देख ले, लेकिन अगर यूटिलाइज करना चाहे तो अच्छा फायदा दे सकता है। ओके, तो बाई इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव का ग्रोथ का क्या मतलब है? इट मीन दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। तो इंक्लूसिव ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है कि जो ग्रोथ है उसका फायदा सभी लोगों को मिलना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ लीड टू द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी इन द कंट्री। जब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सब एक साथ बढ़ेंगे आगे, तो गरीबी
का उन्मूलन होगा, घटेगी, और साथ साथ में इनकम में जो असमानता है वो भी घटती है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हम पहले बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और इसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, और जो भी इसका बेनिफिट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर से वो इनडायरेक्ट तौर पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर रूरल रोड बना दिए जाते हैं, एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि रूरल रोड बन जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर को बेनिफिट करेंगे। जो किसान होंगे वो अपना प्रोडक्ट बेच सकेंगे टाउन में जहां उनको अच्छा पैसा मिलेगा। कुछ खासियत की अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पहला, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, कमाई आएगी, वो काफ़ी लंबे समय बाद आती है, तो गेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। दूसरा, लार्ज ओवरहेड होता है, कैपिटल और बल्क इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत होती है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर पाया जाता है। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्यों है, तो भाई देखो अच्छी क्वालिटी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, देखो जैसे जब अब रोड जो है अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले हमारे देश में रोड काफ़ी अच्छी हैं, है ना। जहाँ पर जाने में 12-12 घंटे लगते थे, वहाँ तक की यात्राएं 4 घंटे 5 घंटे में पूरी की जा रही हैं। यमुना एक्सप्रेस वे वगैरह हो गया, लाइक दैट बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ओके, तो हमें अच्छी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है, और साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ जिसमें सबका भला हो, सबका फ़ायदा हो। ओके, और इंक्लूसिव ग्रोथ की वजह से गरीबी घटती है, और साथ साथ में इनकम में, कमाई में असमानता भी घटती है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो क्या क्या चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि LIC पॉलिसी, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं, घर हो गए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिजली बनती है, ये भी किसका पार्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर का। गैस जनरेशन, वाटर वर्क और सप्लाई, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे ट्रैक हो गए, सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशंस हो गए, रोड ब्रिज हो गया, रनवेज हो गए, अदर एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई। ये फ्रेंड्स देखिए सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। टेलीफोन लाइन और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए, पाइपलाइन फॉर वाटर, क्रूड ऑयल्स, स्लरी, ये सारी चीज़ें। वाटरवेज हो गए, यानी समुद्री रास्ते वगैरह हो गए। पोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, नहरों का, नालों का, इनका सबका नेटवर्क हो गया, नदियों का नेटवर्क हो गया, सैनिटेशन और सीवेज, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपका किस में आ जाती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या क्या? कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, है ना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, रेलवे, पूरा का पूरा रेलवे, रोड और जो है टनल, ब्रिज, उसके बाद में एयरपोर्ट वगैरह हो गए, टेलीफोन लाइन्स वगैरह हो गई आपकी, पाइपलाइन जो बिछाई जाती है वाटर, क्रूड ऑयल वगैरह के लिए, वाटरवेज हो गए, पोर्ट फैसिलिटी हो गई, कनाल नेटवर्क हो गया, सैनिटेशन एंड सीवेज, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा मैनेज की जाती हैं। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा ही मैनेज की जाती हैं। वाटरवेज, पाइपलाइन जो वाटर के लिए बिछाई जाएगी सरकार बिछाएगी, रेलवे ट्रैक सरकार बिछाएगी, सोलर एनर्जी जनरेशन बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर अपने छत पे लगवा लिए वो नहीं कह रहा हूँ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बड़े स्तर पर, है ना, वाटर वर्क वगैरह हो गया, ग्रीन गैस जनरेशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारे के सारे काम मोस्टली गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। चैनल्स फॉर द फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ से पैसा आता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन मिल सके, फाइनेंस मिल सके। इन इंडिया ऑलमोस्ट 50% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग आर इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक। बोलते हैं कि हमारे देश में जितना कुछ भी हमारे देश में घर वाले बचाते हैं उसका 50% जो है बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर, FD, RD, सेविंग, करंट, किसी न किसी रूप में बैंकों में डिपॉजिट करके रखा जाता है। लिविंग अ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इन कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से 50% बैंकों में पड़ा हुआ है, तो बाकी जो 50% बचा उसी से ही जो है अदर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हो गया। देयरफॉर द मेजर प्रॉब्लम इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स, तो हमारे सामने समस्या सेविंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, रेदर द चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम है कि जो हमारा सेविंग है उसको हम इन्वेस्टमेंट में
इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में लाएं कैसे, असली चैलेंज हमारे सामने ये है। पैसे नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन उसको हम ये कैसे समझाएं कि तुम बैंक में एफडी ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, कोई बॉन्ड खरीद लो, कुछ ऐसा कर लो, है ना। क्योंकि लोग इस बात को मान के राजी अभी नहीं है। फिलहाल हम में से किसी ने भी शायद ही कोई हो जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी काम में इन्वेस्टमेंट किया हो, है ना। थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ अब बढ़े हैं हम लोग। द चैनल थ्रू विच द फंड्स रीच इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब कहाँ कहाँ से पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए आते हैं, सरकार देती है, यानी गवर्नमेंट। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFIs होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFIs। कमर्शियल बैंकों से भी मिल जाता है, NBFC भी दे देती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड से मिल जाता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग से मिल जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI से भी मिलता है, फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से भी मिलता है। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ से जो है पैसा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो चैनल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए कौन सा चैनल है, तो इसमें पहले बताया कि भाई 50% जो हाउस होल्ड यानी घर वाले जो सेविंग करते हैं लोग, वो डिपॉजिट करते हैं बैंकों में। इसकी वजह से बहुत कम पैसा बचता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वेस्टमेंट में जाए। तो समस्या डिपॉजिट या सेविंग की एबिलिटी की नहीं है, समस्या है कि कैसे लोगों को मनाया जाए कि आप इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, असली प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे में फिर आगे इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से पैसे जो है मिलते हैं। अगर मान लो जनता नहीं दे रही तो कहाँ से पैसे आएंगे, तो गवर्नमेंट से आते हैं, DFI से, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कमर्शियल बैंक भी देते हैं, NBFC से भी पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड से मिलता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग से मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिलता है। इन सब तरीक़ों से पैसे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की खासियत क्या होती है। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक भी होगा इस लेक्चर का। लॉन्गर मैच्योरिटी, पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो की जाएगी उसकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो लोन दिया जाएगा वो 5 साल से लेकर के 40 साल के लिए लोन दिया जाता है। जनरली कार लोन 7 साल के लिए होता है, हाउसिंग लोन 20-25 साल के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ जो लोन दिया जाता है फ्रेंड जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, वो 5 साल से 5 ईयर से 40 ईयर तक के लिए दिया जाता है। दिस रिफ्लेक्ट्स बोथ द लेंथ ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द लाइफ ऑफ द अंडरलाइंग एसेट दैट इज क्रिएटेड। तो इसमें क्या पता चलता है कि जो भी कितने समय तक कंस्ट्रक्शन का काम होगा और कितनी उसकी लाइफ होगी। जैसे मान लो कोई जो है पुल बना है, तो भाई 5 साल लगा उसको बनाने में, पुल को, ब्रिज को, और उसके बाद उसकी लाइफ कितनी है, मान लेते हैं 50 साल, 100 साल, जो भी वो चल जाए, ठीक। तो इसमें लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होती है, ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। दूसरा, इसमें लार्ज अमाउंट की नीड होती है। व्हाइल देयर कुड बी सेवरल एक्सेप्शन टू दिस रूल, मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि लार्ज अमाउंट की जरूरत ना हो, लेकिन जनरली मीनिंगफुल साइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुड कॉस्ट ए ग्रेट डील ऑफ मनी। लेकिन एक अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ठीक ठाक पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैच्योरिटी पीरियड लंबा होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ठीक। फिर हायर रिस्क भी ज़्यादा होता है। सिंस लार्ज अमाउंट आर टिपिकली इन्वेस्टेड इन लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट अंडरलाइंग रिस्क आर आल्सो क्वाइट हाई। बहुत सारा पैसा बहुत ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि आपको ज़्यादा रिस्क भी फेस करना पड़ेगा। द रिस्क अराइजेज फ्रॉम वेराइटी ऑफ फैक्टर। अब कहाँ कहाँ से रिस्क आता है सामने, कई सारे फैक्टर, जैसे डिमांड अनसर्टेनिटी, इंक्लूडिंग डिमांड अनसर्टेनिटी, मतलब डिमांड में सर्टेनिटी नहीं, निश्चितता नहीं है। इन्वायरमेंटल सरप्राइजेज, इन्वायरमेंट में भूकंप, ये सारी चीज़ें सरप्राइज मिल सकता है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, मतलब कहने का टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन, पता चला कि कोई हम 4G पे काम कर रहे हैं, अब पता चला 10G आने वाला है, ठीक है। अभी हम लगे हुए हैं 4G में और 10G आने की तैयारी में बैठा हुआ है, तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो जो पैसा लगाया था अब 4G का क्या होगा, बर्बाद, है ना। तो हायर रिस्क इज देयर, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टेनिटी। नई सरकार आई, सब गोबर ही कर दिया, पॉलिटिकल और पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टेनिटी भी होती है, ठीक है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर है कि फिक्स्ड एंड लो बट पॉजिटिव रियल रिटर्न, मतलब कहने का इसमें फिक्स रिटर्न मिलेगा लेकिन बहुत कम रिटर्न मिलता है, बहुत ही लो रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एंड द कैस्केडिंग इफेक्ट, हायर प्राइसिंग हियर कुड हैव on the rest of the economy, annual returns here are often near zero in real terms। मतलब कहने का क्या होता है भाई, देखो ये इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका कैस्केडिंग प्रभाव होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ना होता है। अगर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रखी जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखा जाएगा, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, ठीक है।
जैसे जो अपने दिल्ली में मेट्रो बनी है, लखनऊ में मेट्रो बनी है, इन मेट्रो के लिए लोन वगैरह लिया जाता है। कहाँ से? जापान वगैरह से लोन लिया जाता है। जापान हमको मतलब 0.01% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 50 साल के लिए, 30 साल के लिए लोन देता है फ्रेंड। इतने सस्ते में लोन देते हैं ये लोग। लेकिन चूँकि क्वांटिटी इतनी बड़ी है, 1 लाख करोड़ रुपए का लोन है, 0.01% भी एक ठीक ठाक अमाउंट बन करके इंटरेस्ट के तौर पर आता है। लेकिन अब आप सोचो कि ये 5% पर यही लोन ले लिया जाए 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए का लोन 5% पे, तो आप सोचो ब्याज कितना जाएगा उसका, है ना। तो दैट इज द इशू हियर। तो वही बोल रहा है कि जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत मिनिमम होते हैं, रियल टर्म में बहुत कम ही रिटर्न यहाँ पर मिलता है। हाउएवर वंस अगेन एज द केस ऑफ डिमांड व्हाइल द रियल रिटर्न्स कुड बी नियर जीरो, दे आर अनलाइकली टू बी निगेटिव फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, नियर जीरो ही मिलेगा, लेकिन निगेटिव रिटर्न नहीं मिलता है, आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। ठीक है, तो बस ये इतनी इनकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में पहला, मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा लंबा होता है, 5 साल से लेकर के 40 साल के लिए लोन यहाँ पर सैंक्शन किया जाता है। बहुत ज़्यादा लार्जर अमाउंट की ज़रूरत होती है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और उनके लिए खूब सारा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अगर खूब सारा पैसा हो और जहाँ जैसे सोचो कि अभी हमारे पास में डबल लाइनें चल रही हैं रेलवे की, है ना, मतलब एक लाइन ये चल रही है, एक जाने की एक आने की। लेकिन तुम सोचो कि अगर हमारा देश ऐसा हो कि 8 लाइनें चल रही हो, 4 लाइनें इधर जाने की और 4 वापस आने की, रेलवे की 4 लेन मतलब 8 लेन की जो है रेलवे ट्रैक हो, आप अंदाजा लगाओ ना कितना मज़ेदार होगा। मतलब इतनी ट्रेनें चल रही हैं और सब टाइम पे चल रही हैं, लेकिन अभी मौके पर हमारी स्थिति ये है। क्यों ऐसी स्थिति है? इस बात का जवाब वही है कि क्यों आपके पास सिर्फ एक ही घर है या घर ही नहीं है। क्यों आपके पास या तो घर है तो एक है, हो सकता है आपके फादर साहब ने खरीदा हो, या फिर हो सकता है आपने खरीदा हो, और या फिर घर ही नहीं है, अभी आप बस प्लान कर रहे हैं कि हम लोन लेंगे और बनवाएंगे। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आपके पास 6 घर हैं, 5 घर क्यों नहीं हैं? मनी, इट्स द मनी। आपको भी ये प्रॉब्लम, देश को भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पैसे नहीं है, इसीलिए देश भी ऐसा नहीं कर पा रहा है और हम भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हायर रिस्क, ओके, हायर रिस्क होता है भाई। इसमें क्या है कि रिस्क बहुत रहेगा। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसमें लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इसमें डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए। रिस्क जो है किन वजहों से हो सकता है? डिमांड की अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया जिसके बाद में डिमांड ही ना रह जाए, या हो सकता है इन्वायरमेंट में कोई इशू हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो रिटर्न आता है वो भी बहुत ही लो रिटर्न मिलता है। जो भी आपने 50 साल के लिए, 40 साल के लिए जो भी लोन दिया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। इसीलिए पता है ये सारे लोन जो है कमर्शियल बैंक, जो हमारे पीएनबी, एसबीआई, ये सारे बैंक अवॉइड करते हैं। ये आप भी आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस काम के लिए स्पेशली बैंक बनाना पड़ा, क्योंकि सारे बैंक इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्योंकि भाई सोचो तुम 40 साल के लिए जो है इनको लोन देना है, 40 साल के लिए, और तुम बोल रहे हो कि हम 0.01% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, है ना। उससे बेहतर है कि हम 10 साल के लिए लोन दे के इसको 12% का इंटरेस्ट चार्ज करें, लाइक दैट। ओके, तो ये सारी बातें हो गई फ्रेंड्स, हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।